Okay, so confirmation. कार्बन कार्बन बॉन्ड या किसी भी सिंगल बॉन्ड के अबाउट जब एक एटम दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में रोटेट होता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन जब रोटेट होगा तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। अगर ये दोनों हाइड्रोजन पास है तो जब एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन रोटेट होगा तो दूसरा हाइड्रोजन उससे दूर जाएगा। दूर जाने से रिपल्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के कम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जब कार्बन रोटेट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। इसलिए इथेन के वेरियस स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिनमें इन दोनों एच के बीच की डिस्टेंस अलग होने से मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जीज अलग अलग होंगी। These infinite possibilities are called conformers and this phenomena is called conformation. Now how to study the conformations? टेट्राहेड्रा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक वैलेंसी सामने की तरफ निकलती है, दो पीछे की तरफ जाती है, एक यहाँ सामने रहती है। मतलब अगर आपके पास में ये एक प्लेन है और यहाँ पर आपके पास एक कार्बन है तो एक वैलेंसी इस प्लेन के बाहर यहाँ आएगी। दो वैलेंसी अगर इस प्लेन में रखते हैं तो एक वैलेंसी प्लेन के बाहर यहाँ आएगी। या इसको हम ऐसे इमेजिन करें, बोर्ड के इस प्लेन में ये कार्बन है, एक वैलेंसी यहाँ रहेगी बोर्ड के ही प्लेन में ऐसे, तो एक वैलेंसी बोर्ड के प्लेन के बाहर यहाँ आएगी। उसको मैं ऐसे बता देता हूँ, दिस सॉलिड लाइन इंडिकेट्स कि ये वैलेंसी प्लेन के बाहर आ रही है और बोर्ड के प्लेन के पीछे तो जाएंगी। उनको मैं ऐसे बता देता हूँ, ये दोनों बोर्ड के प्लेन के पीछे हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड टेट्राहेड्रा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में ऐसे दो टेट्राहेड्रा हैं और उनकी एक ही वैलेंसी है और एक ही वैलेंसी है। इन दोनों को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब ये दो टेट्राहेड्रा हैं, तो कंडीशन कैसी है कि हमारे पास में जो टेट्राहेड्रा था वैलेंसी एक इधर जा रही थी, एक दो पीछे जा रही थी। उसको मैंने ऐसा मोड़ा तो एक वैलेंसी सामने जाएगी, दो पीछे जाएंगी इधर और एक वैलेंसी इधर हो गई। दूसरा वाला टेट्राहेड्रा जो था उसकी भी वैलेंसी एक इधर आई, एक इधर जा रही है, दो पीछे जा रही है। इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये इथेन मॉलिक्यूल है। अब यदि एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन घूमता है तो ये जो दोनों वैलेंसी है इनके बीच की डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे चेंज होंगी उनको स्टडी हमको करना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्शन फार्मूले। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्शन फार्मूले। प्रोजेक्शन फार्मूले किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल प्लेन में बताने का एक तरीका होता है। बाय यूजिंग सम कन्वेंशंस एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम 2 डायमेंशनल प्लेन में इमेजिन कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास में ये दो टेट्राहेड्रा थे, इस बॉन्ड से जुड़े हुए थे, एक वैलेंसी यहाँ थी तो दो ऐसी रहेंगी, एक वैलेंसी यहाँ थी तो दो ऐसी रहेंगी। ये दो टेट्राहेड्रा आपस में जुड़े हुए हैं लाइक दिस। अब ये जो दो टेट्राहेड्रा आपस में जुड़े हुए हैं, मैं इसको देखने के लिए बीच में जो ये सीसी बॉन्ड है इसके मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखने के बजाय बिल्कुल ऐसा सामने से देखता हूँ, ताकि ये जो सीसी बॉन्ड है इसी की लाइन के आगे से देखता हूँ यहाँ से। तो उस केस में आपको क्या दिखेगा, सामने वाला कार्बन दिखेगा, उससे निकलती हुई तीनों वैलेंसी दिखेंगी, लेकिन इसके पीछे वाला कार्बन दिखेगा क्या? इसके पीछे वाला कार्बन दिखेगा क्या? इसके पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। और उसके पीछे वाले कार्बन की जो 3 वैलेंसी है वो दिखेंगी क्या? सर वो एच से छुप जाएंगी, वो दिख भी सकती हैं, नहीं भी दिख सकती हैं।
अभी इस पर्टिकुलर केस में वो नहीं दिखेंगी, इस सामने वाले H से वो पीछे वाली वैलेंसी छुप जाएगी, इस वाले वैलेंसी से ये वाली वैलेंसी छुप जाएगी। इस तरह से इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसा ठीक एकदम सामने से देखता हूं तो ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि एक सीसी बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन इधर सामने बाहर निकल रहा है, दो इधर सामने निकल रहा है, एक इधर है, एक इधर पीछे जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस सामने वाले कार्बन को बता देता हूं कि ये रहा, उससे निकलती हुई जो 3 वैलेंसी हैं वो वैलेंसी इस पॉइंट से बोर्ड के प्लेन के बाहर निकलेगी, लेकिन मैं उसको बोर्ड के प्लेन में देखूंगा तो वो मुझे कहाँ दिखेगी, पोजीशन 1 पर, 2 पर, 3 पर कि 4 पर। इस कार्बन से बाहर सामने की तरफ निकलती हुई एक वैलेंसी है H, वो मुझे कौन से वाले पॉइंट पे दिखेगी अगर मैं उसको प्लेन पे ही देखता हूं तो वो कौन सी वाली पोजीशन पे दिखेगी? सर 4 पे। अरे इस कार्बन से यहाँ एक वैलेंसी निकल रही है, यदि मैं उसको 3D में नहीं देखना चाहता हूँ 2D में, तो वो यहाँ दिखेगी 1 पे, मतलब वो वैलेंसी यहाँ दिखेगी जो ऐसे सामने निकल रही है, वो बोर्ड के प्लेन के बाहर जा रही है, मुझे 3D में नहीं देखना है तो मैं पीछे कर दूंगा उसको तो वो यहाँ दिखेगी। और ऐसे ही जो दो वैलेंसी यूं बाहर निकल रही थी उनको 2D में देखूंगा तो वो यहाँ पर और यहाँ पर दिखेंगी। तो दिस इज वन ऑफ दी, ये जो सामने वाला कार्बन था, ये जो सामने वाला कार्बन था वो दिख रहा है, उसकी ये वाली जो वैलेंसी है वो जो यहाँ दिख रही है, ये वाली वैलेंसी एक्चुअल में यहाँ है बोर्ड के प्लेन में, या बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रही है थोड़ी? सर बोर्ड के प्लेन से सब बाहर बोर्ड के निकल पेन रही के है। बाहर बोर्ड है। के प्लेन से बाहर निकलती है यहाँ, लेकिन चूंकि हमको 2D में देखना है इसलिए, मतलब वैसे ये जो कंडीशन ऐसी है कि ये CC बॉन्ड है, एक H यहाँ जा रहा है, दो H सामने जा रहा है। अब मुझे इसको यहाँ बताना रहे तो प्रॉब्लम ये है कि मैं उसको बताऊंगा कैसे, मैं यहाँ तो लिख नहीं सकता, तो मुझे उसको यूं दिखाना है तो मैं इसको यूं खींच दूंगा, यूं जो दिखाना है, लेकिन वो होगा जो भी वो बोर्ड के प्लेन पे लिखाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैलेंसी सामने से जो 2D में दिखती है रिफ्लेक्शन उसका, वो रिफ्लेक्शन इमेजिन कर लेते हैं कि वो यहाँ दिखेगा, एक्चुअल में H यहाँ था दिखेगा यहाँ, एक्चुअल में H यहाँ था दिखेगा यहाँ, एक्चुअल में H यहाँ था दिखेगा यहाँ। ये तो सामने वाला कार्बन हुआ, इसके ठीक पीछे भी एक कार्बन है लेकिन वो दिखेगा नहीं, और उस कार्बन से, उस कार्बन की जो 3 वैलेंसी है, इस H के ठीक पीछे एक H छुपा हुआ होगा, इस H के ठीक पीछे एक H छुपा हुआ होगा, इस H के ठीक पीछे एक H छुपा हुआ होगा। नाउ सपोज ये मॉलिक्यूल में एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन घूमता है, सपोज ये पीछे वाला कार्बन फिक्स रहता है और सामने वाला कार्बन घूमता है, तो सामने वाला कार्बन जब घूमेगा और घूमकर ऐसा होगा तो अब क्या होगा, अब मुझे पीछे वाला कार्बन तो घूमा नहीं था तो उसका जो H था अब वो दिखेगा, सामने वाला कार्बन सपोज इधर घूम गया है तो इसका ये H इधर आके दिखेगा, इसका एक H इधर दिखेगा, एक H इधर दिखेगा। अब इस वाले कन्फर्मर में पीछे वाले कार्बन की तीनों वैलेंसी दिख रही है, सामने वाले कार्बन की भी तीनों वैलेंसी दिख रही हैं, और वो कैसे दिख रही हैं, लाइक दिस, इस तरह की कंडीशन आपको दिखेगी। पीछे वाले कार्बन का एक एज दिख रहा है, सामने वाले कार्बन के एज दिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में H और H के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है या मिनिमम है? सर मैक्सिमम है। मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर बनाया है, जबकि उसमें पहले वाला जिसमें ये H के ठीक पीछे वो H छुप गया था, वो H और H के बीच के डिस्टेंस का मिनिमम वाला स्ट्रक्चर था कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाला था? सर मिनिमम था। मिनिमम था। ये H और H के बीच की मिनिमम डिस्टेंस वाला था। अच्छा, अगर ठीक सामने से देखने पर पीछे का कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सी दिख रही है, अगर पीछे वाले कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सी भी दिख रही है
इसका मतलब है H और H के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है या मिनिमम है या उनके बीच की है? सर उनके बीच की है। उनके बीच की है, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस थी, ये मिनिमम डिस्टेंस वाली स्ट्रक्चर था, और अगर इसके बीच के कोई भी स्ट्रक्चर बनाए जाए तो वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस वाले होंगे। कायदे से बिल्कुल सामने से देखने पर सामने वाले एज के ठीक पीछे पीछे वाला एज छुप जाना चाहिए। यदि वो नहीं छुप रहा है इसका मतलब डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पीछे छुपा हुआ है और पीछे वाले हाइड्रोजन को थोड़ा बता देते हैं। कायदे से बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसको ऐसा बता देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर है, जबकि ये दिख रहा है अगर पीछे वाला एच मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, बट मान लेते हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस वाला है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है। तो दिस कन्फर्मेशन called eclipsed conformation and this conformation is called staggered conformation. ये conformation eclipsed conformation कहलाता है और ये staggered conformation कहलाता है। तो ये इथेन के दो conformation है और eclipsed conformation में HH बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, staggered conformation में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इनके बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मर आ सकते थे, लेकिन हम कार्बन को केवल 60 डिग्री से ही घुमाएंगे, उसको 10 डिग्री से 15 डिग्री से यदि घुमाते तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते जिसमें ये बताना पॉसिबल नहीं था कि कितने डिग्री से घुमाया है। इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को नहीं बनाया जाता है, हालांकि ये स्ट्रक्चर होते हैं बट इनको बनाया नहीं जाएगा। मतलब जब हम इन स्ट्रक्चर्स को बनाकर एक कन्फर्मर बनाकर दूसरा कन्फर्मर जब बनाएंगे तो एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन को केवल 60 डिग्री से ही घुमाएंगे, या 120 डिग्री से घुमा सकते हैं या 180 से घुमा सकते हैं, बट इन बीच के एंगल से नहीं घुमाएंगे, हालांकि वो कन्फर्मर एग्जिस्ट करते हैं। तो इथेन के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स में से ये दो कन्फर्मेशंस मेन होते हैं, जिनमें से ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा? स्टैगर्ड कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन थोड़ा कम या सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कम एनर्जी पर होगा स्टैगर्ड कन्फर्मर, और ज्यादा एनर्जी पर होगा इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। तो ये डाइहेड्रल एंगल क्या होगा? ये अगर 0 डिग्री का है तो यहां से यहां तक कितना डिग्री का एंगल होगा? 60 डिग्री। फिर यहां से फिर यहां आएंगे 60 डिग्री। तो अगर हमने यहां से शुरू किया है और सपोज हमने सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, पीछे वाला कार्बन वही है, सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये एच इसको इक्लिप्स कर देगा और ये वाला आ जाएगा। लेकिन फिर इसमें सामने वाले कार्बन को स्टिल 60 डिग्री और घुमाया तो कौन सा कन्फर्मर आएगा? स्टैगर्ड कन्फर्मर से 60 डिग्री एंगल घुमाने पर इक्लिप्स्ड कन्फर्मर आता है। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को फर्दर कितने डिग्री घुमाने पर फिर से स्टैगर्ड आ जाएगा? सर 60। अगर यहां से देखें तो 60 डिग्री होगा, यहां से देखें तो 120 होगा। तो एक काम करें, 0 डिग्री पे इसको ले लेते हैं, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है फ्रॉम दिस जीरो।
तो इथेन के टोटल इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होंगे, मगर उनमें से दो इंपॉर्टेंट कन्फर्मर होते हैं, स्टेगर्ड कन्फर्मर और इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। इनके बीच में बाकी के इनफाइनाइट कन्फर्मर्स पाए जाते हैं। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन से इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ला सकती है, इतनी एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी जो इक्लिप्स स्टेगर्ड कन्फर्मेशन से इक्लिप्स ला सकती है, मतलब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके मैक्सिमम एनर्जी वाला कन्फर्मर ला सकती है, तो ये बाकी के बीच के सारे इनफाइनाइट कन्फर्मर ला सकती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द रोटेशन एनर्जी बैरियर ऑफ दिस सीसी बॉन्ड। ये इस सीसी बॉन्ड का रोटेशनल एनर्जी बैरियर कहलाता है। इथेन के लिए रोटेशनल एनर्जी बैरियर 12.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इथेन के लिए रोटेशनल एनर्जी बैरियर 12.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल रहती है। चूंकि ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल रहती है इतनी, इसका मतलब है कि इथेन के मॉलिक्यूल्स में सीसी बॉन्ड का रोटेशन इजी होगा, फ्री होगा या डिफिकल्ट होगा? सर इजी होगा। इजी अबाउट रोटेशन इजी होगा, तो ये कन्फर्मर एक दूसरे में तेजी से बदलते रहेंगे, हेंस वी कैन नॉट सेपरेट देम। तो ये इथेन के दो कन्फर्मर है और ये उसका कन्फर्मेशनल एनालिसिस है। ये ग्राफ इस मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहलाता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो इथेन के ये कन्फर्मेशंस ये दो हैं। तो मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है, टेट्राहेड्रा दो आपस में जुड़े हुए हैं, मगर हमने उस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2D प्लेन में प्रोजेक्ट कर दिया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूला। जब हम किसी मॉलिक्यूल को एकदम सामने से देखते हैं और उसके सामने वाले कार्बन को और उसकी 3 वैलेंसी को दिखाते हैं, पीछे वाले कार्बन को उसके पीछे छुपा हुआ मान लेते हैं और पीछे वाली वैलेंसी को थोड़ा सा दिखा देते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन फार्मूले आर कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले। ये इथेन के न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले हैं। These are the Newman projection formula. इसमें किसी को कोई डाउट है? लेकिन जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले होते हैं, इनमें हमें मॉलिक्यूल एकदम सामने से दिखता है, पीछे वाला कार्बन हमें इमेजिन करना पड़ता है कि वहां पर है और उसकी वैलेंसी हल्की सी दिखाई जाती है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है? इक्लिप्स। और इसमें हमको ये मानना पड़ता है कि प्लेन के बाहर जो वैलेंसी निकल रही है वो प्लेन में है। ये जो दो वैलेंसी प्लेन के बाहर निकल रही थी वो प्लेन में है, तो वो एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे दिखती है, जिससे ऐसा लगता है कि इस एच और इस एच के बीच में एंगल कितना है? 120। जबकि इस एच और इस एच के बीच में एंगल होता कितना है? 109। 109 डिग्री। तो यहां हमको ये मानना पड़ता है। खैर, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है मॉलिक्यूल का। इसमें हमें सामने वाला कार्बन दिखता है, उसकी तीनों वैलेंसी दिखती हैं, पर पीछे वाला कार्बन नहीं दिखता है। इसके बजाय एक काम करें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसा ना देखकर, बिल्कुल सामने से ना देखकर, यदि हम इसको थोड़ा सा साइड से देखते हैं, यदि हम इसको थोड़ा साइड से देखते हैं, तो हमें पीछे वाला कार्बन भी दिखता है, सामने वाला कार्बन भी दिखता है,
सामने वाले कार्बन की तीनों वैलेंसी दिखती हैं, पीछे वाले कार्बन की तीनों वैलेंसी दिखती हैं, और वो CC बॉन्ड भी दिखता है जिसके अबाउट रोटेशन होना है। मींस इस मॉलिक्यूल को ऐसा करके हम थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा देख लें। यदि हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा? अगर इसकी बात करें तो ये मॉलिक्यूल इक्लिप्स कन्फर्मेशन में है। मैंने इसको एकदम सामने से ना देखकर ऐसा साइड से देखा तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा कि ये वो CC बॉन्ड दिखेगा। अब इस CC बॉन्ड से एक हाइड्रोजन इधर बाहर निकल रहा होगा और 2 हाइड्रोजन इधर बाहर निकल रहे होंगे। अगेन यहाँ भी वही प्रॉब्लम आएगी कि यह CC बॉन्ड तो दिखेगा, एक हाइड्रोजन इधर सामने जाएगा, यहाँ बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ जो तीसरी डायमेंशन में बाहर निकल रहा है, मैं उस तीसरी डायमेंशन को क्या करूँ? तो मैं उसको ऐसा अपनी इमेजिनेशन में ऐसा खींच के यहाँ बनाऊंगा, जो 2 ऐसे आ रहे हैं उनको भी ऐसा बनाऊंगा। तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि ये कैसा बनाया है। एक हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन का उधर पीछे जा रहा होगा, उसको मैं इस प्रकार से पुल करके इधर ले जाऊंगा, फिर 2 हाइड्रोजन ऐसे जाएंगे, उनको मैं ऐसे ले जाऊंगा। ये मुझे ही पता रहेगा कि मैंने क्या बनाया है, पर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा ये। इसमें फिर एक कन्वेंशन ले लेते हैं हम। इस मॉलिक्यूल में एक CC बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इधर जा रहा है। तो अगर मैं यहां एक प्लेन इमेजिन करता हूं, कौन सा प्लेन? अगर मैं यहां एक प्लेन इमेजिन करता हूं तो वो प्लेन किसको कंटेन करेगा? सर दोनों C को। दोनों C को और उनके CC बॉन्ड को। यदि उन दोनों C को और उस CC बॉन्ड को कंटेन करने वाला प्लेन इमेजिन करता हूं तो ये ऐसा दिखेगा, और यहां एक CC बॉन्ड होगा। अच्छा, जो एक H यहां जाएगा वो इस वाले बॉन्ड से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? वो जो हाइड्रोजन यहां रहेगा 109 वो 109 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो वो प्लेन बना लेता हूं, फिर उसमें वो CC बॉन्ड बना लेता हूं। अब वो जो हाइड्रोजन यहां 109 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैं उस हाइड्रोजन को इसके ठीक ऊपर ले लूंगा, एज इफ ये कितने डिग्री का एंगल पे है? 90 डिग्री 90। लेकिन ये अंडरस्टूड रहेगा कि वो 109 पर है। इसी प्रकार से जो 2 H ऐसे जाएंगे उनको मैं सीधे इस प्लेन के नीचे ड्रॉप डाउन कर लूंगा और उनको भी 90 डिग्री एंगल पे इमेजिन कर लूंगा। मतलब ये 3 H, ये जो 3 H ऐसे थे, इनको स्ट्रेच करके ऐसा करके पूरा प्लेन में कर दूंगा। तो ये जो 3 H ऐसे और 2 ऐसे हैं, ये 2 यहां आ जाएंगे और एक H जो यहां है वो यहां आ जाएगा। तो अगेन ये ऐसा लगेगा कि ये 120 डिग्री पर है। ऐसे ही पीछे वाले कार्बन का जो वो H इधर जा रहा था उसको परपेंडिकुलरली यहां ले आऊंगा, और जो 2 H पीछे जा रहे थे उनको भी ड्रॉप डाउन कर लूंगा। तो इस प्रोजेक्शन फार्मूला में मैंने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल सामने से देखने के बजाय थोड़ा टिल्ट करके देखा कि मुझे सब चीजें दिखाई दे। दिस प्रोजेक्शन फार्मूला इज कॉल्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। किसी मॉलिक्यूल का ये सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहलाता है। इस प्रोजेक्शन फार्मूला में कई बार बुक्स में ये प्लेन नहीं बना रहता है, मतलब ये प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसा बना दिया जाता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ दिस प्लेन। यदि मैं ये प्लेन मिटा दूं तो ये ऐसा दिखेगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रॉ दिस प्लेन ताकि ये थोड़ा ठीक दिखे, इमेजिनेशन ठीक रहती है इससे। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री नहीं,
सर दिख रहा है ना? 109 109 होगा 109 डिग्री। ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है कि बोर्ड के प्लेन के पीछे है? ऊपर है सर प्लेन के सर पीछे। पीछे है, ये पीछे बोर्ड के प्लेन के पीछे है। ये वाला हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन के आगे है। इसमें किसी को कोई डाउट है? स्टेगर्ड कंफर्मेशन, स्टेगर्ड कंफर्मेशन, इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए। स्टेगर्ड कंफर्मेशन अपनी कॉपी में इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए। इस मॉलिक्यूल को एकदम सामने से देखा जा रहा है। यदि हम इसको साइड से देखते तो ये कैसा दिखता? सर जो दोनों 109 डिग्री वाले थे जिनको हम 90 डिग्री अज्यूम कर रहे हैं वो एक ऊपर और एक नीचे होता और बाकी के दोनों भी ऐसे ऑपोजिट ऊपर नीचे होते। तो ये ऐसा बनता कि ये यहां दिखता, ये दोनों ऊपर बनते, ये नीचे जाता, वो दोनों ये 90 डिग्री पर ऊपर होता, ये दोनों नीचे होते। तो ये इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसा दिखता। तो ये वाला स्टेगर्ड है कि इक्लिप्स्ड है? तो स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड। सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में इसको स्टेगर्ड नहीं कहते, ये है तो स्टेगर्ड लेकिन इसको स्टेगर्ड नहीं कहते। सिमिलरली ये इक्लिप्स्ड है मगर इसको इक्लिप्स्ड नहीं कहते। अगर हम देखें तो ये जो तीन वैलेंसी है, सपोज वाई, ऐसा वाई बन रहा है ना तीन वैलेंसी से, ये एक ऐसा वाई बन रहा है, तो एकदम सेम ओरिएंटेशन में वाई किधर है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन सेम ओरिएंटेशन में वाई का कहां पर है? सर एक्लिप्स वाले में। इस वाले में। दोनों वाई जो बन रहे हैं तीन वैलेंसी के कारण जो ये वाई बन रहा है, ये दोनों सेम ओरिएंटेशन में विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन सेम ओरिएंटेशन में वाई इसमें है। यहां पर ये वाई कैसे हैं? सर ऑपोजिट अपोजिट ओरिएंटेशन में है। एक वाई ऐसा है तो दूसरा वाई पीछे ऐसा है। तो जब वाई अपोजिट ओरिएंटेशन में होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, इसको कहते हैं एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन। जबकि दोनों वाई विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन सेम ओरिएंटेशन में रहते हैं देन इट इज कॉल्ड सिन पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन। तो ये इथेन का सिन पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन है जबकि ये उसका एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन है। तो हम कॉन्फर्मेशन से स्टडी करने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर कौन से प्रोजेक्शन फार्मूला रहेंगे? सर अंडरस्टैंड करने में सॉहर्स ज्यादा अच्छे हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें सामने वाला कार्बन पीछे वाला कार्बन सब दिखता है, वो सीसी बॉन्ड भी दिखता है। इस वाले फॉर्मूले में यदि सामने वाला कार्बन 60 डिग्री से घूम गया है तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूमकर यहां जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां पहुंच जाएगा। तो कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन,
Similarly, the conformations of butane, ब्यूटेन के conformations, ब्यूटेन में 3 CC बॉन्ड है, तो इसमें 3 CC बॉन्ड है, तो CC बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होने से टोटल कंफर्मेशंस कितने होंगे? सर 6 नहीं, इनफाइनाइट। भाई कंफर्मेशंस तो इनफाइनाइट होते हैं ना, बल्कि यहां तो हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट कंफर्मेशंस तो तब बनेंगे जब इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, फिर इनफाइनाइट कंफर्मेशंस तब बनेंगे जब इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, और इनफाइनाइट कंफर्मेशंस तब बनेंगे जब इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ब्यूटेन के कंफर्मेशंस कौन से बॉन्ड के अबाउट रोटेशन के थ्रू पढ़ लिए जाते हैं? सर फर्स्ट कार्बन। नहीं, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का जो सीसी बॉन्ड है ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर है। तो अगर हम कार्बन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 3 की पोजीशंस के अबाउट रोटेशन देखते हैं एक कार्बन का दूसरे कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो इथेन का, ब्यूटेन का एक कंफर्मेशन ये बनेगा, ब्यूटेन का एक कंफर्मेशन ये होगा, ब्यूटेन का एक कंफर्मेशन ये होगा। ये वाला कंफर्मेशन कैसे बना है? इसमें ये वाला कार्बन कौन से नंबर का है? इसमें ये वाला कार्बन 1 नंबर का है, तो 2 नंबर का कार्बन कौन सा है? जो बना हुआ नहीं है। ये जो सेंटर पे बना है ये 2 नंबर का कार्बन है, तो 3 नंबर का कार्बन कहां पर है? सर जस्ट उसके वो पीछे भी होगा। सेंटर है। पीछे। तो 4th नंबर का कार्बन यहां पर है। मतलब बेसिकली ये मॉलिक्यूल 3D में कैसा है? ये कार्बन नंबर 2 3 का बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, इससे एक CH3 यहां निकल रहा है, वो CH3 कार्बन नंबर 1 है, फिर ये C, इसके 2 H यहां जा रहे हैं, तो मैंने यहां ले लिया उनको, और ये जो CH3 यहां था वो यहां आ गया। फिर कार्बन नंबर 3, उसके 2 H यहां पर है, और कार्बन नंबर 4 यहां दिख रहा है, जो पीछे से यहां से दिख रहा है। तो ये ब्यूटेन का स्टेगर्ड कंफर्मेशन है या इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है? सर इक्लिप्स्ड। ये ब्यूटेन का इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन कहां से है? सर स्टैगर्ड। अरे ग्रुप के बीच में डिस्टेंस कितनी ज्यादा है? यहां पर CH3 है, इसके जो 2 H हैं वो CH3 यहां है और H यहां है, इस CH3 से इक्लिप्स होता तो ये डिस्टेंस कम हो जाती, तो ये तो ज्यादा डिस्टेंस वाला है, ये स्टेगर्ड कंफर्मेशन है। अब यदि एक कार्बन को रोक के दूसरे कार्बन को मैं घुमा देता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो मुझे दूसरा कंफर्मेशन मिलता। तो मैं पीछे वाले कार्बन को रोक के सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता हूं। वैसे किधर भी घुमाया जा सकता है। तो पीछे वाला कार्बन चूंकि रुका हुआ है, सामने वाला कार्बन 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा गया है, तो ये बनेगा। किसी को डाउट है इसमें? पीछे वाले कार्बन को रोक के सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, तो ये कौन सा कंफर्मेशन आ जाएगा? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और इसके बीच में कितने कंफर्मर होते टोटल? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब इसके बाद मैंने फिर से पीछे वाले कार्बन को रोका हुआ है और सामने वाले कार्बन को फिर से 60 डिग्री घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो क्या फिर से वही स्टेगर्ड आएगा या कुछ दूसरा टाइप का स्टेगर्ड कंफर्मेशन आएगा?
सर डिफरेंट आएगा। यहां पर स्टेगर्ड कन्फर्मेशन तो आ जाएगा, लेकिन ये वही स्टेगर्ड कन्फर्मेशन नहीं होगा जो पहला है। ये किस सेंस में अलग है पहले वाले से? सर इसमें फर्स्ट वाला जो CH3 था उसका पोजीशन चेंज हो गया है। इसमें पहले वाला स्टेगर्ड है जिसमें CH3 बिल्कुल दूर है, और दूसरा वाला स्टेगर्ड जो है, ये सामने वाला CH3 60 डिग्री में यहां आया, फिर 60 डिग्री में यहां आया। ये CH3 उतनी दूर नहीं है, तो ये भी स्टेगर्ड है, वो भी स्टेगर्ड है। चूंकि ये CH3 बल्कियर ग्रुप है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़े होंगे, तो CH3 के बीच में ज्यादा रिपल्शन कहां पे होगा? इस वाले स्टेगर्ड में या इस वाले स्टेगर्ड में? सर थर्ड वाला में। थर्ड वाले थर्ड वाले में। ये थोड़े पास है, तो ये भी स्टेगर्ड है, वो भी स्टेगर्ड है। तो इसमें से मैं फुल्ली स्टेगर्ड किसको कह सकता हूं? सर फर्स्ट। फर्स्ट वाले को मैं कह सकता हूं फुल्ली स्टेगर्ड, जबकि सेकंड वाले को, थर्ड वाले को कह सकता हूं पार्शियली स्टेगर्ड। अच्छा, अब यदि मैंने, अच्छा तो इथेन में तो क्या था, इधर 3 H थे, पीछे भी 3 H थे, तो 60 डिग्री पे इक्लिप्स आता था, उसके 60 पे स्टेगर्ड आता था, उसके 60 पे फिर वही इक्लिप्स आता था। तो वहां तो केवल 2 ही कन्फर्मेशंस बनते थे। यहां पर कंप्लीट एक कार्बन को कंप्लीट 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट करने में क्या क्या बनेंगे वो सब देखना पड़ेंगे। तो यदि मैं पीछे वाले कार्बन को स्टिल रोका हुआ है और सामने वाले कार्बन को और फर्दर 60 डिग्री क्लॉकवाइज ही घुमा देता हूं, तो अब मुझे एक इक्लिप्स्ड मिलेगा, और ये वाला इक्लिप्स्ड क्या कहलाएगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड। जल्दीबाजी में जवाब देने की क्या जरूरत है? सर फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा। ये कहलाएगा फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि ये है पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्योंकि यहां बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं। फिर इसके बाद यदि मैंने पीछे वाले कार्बन को रोककर सामने वाले कार्बन को और फर्दर घुमाया, तो अब मुझे फिर कौन सा कंफर्मेशन मिलेगा? सर पार्शियली स्टैगर्ड। पार्शियली स्टेगर्ड। बेसिकली ये दोनों कंफर्मेशन सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। CH3 इसके इधर है, उधर इधर है। फिर मुझे मिलेगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट होने पे पहला वाला फिर से आ जाएगा। तो इथेन के ये 6 कंफर्मेशन बनेंगे। बेसिकली 4 बने हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। यदि इनमें एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पर कौन रहेगा? सर फुल्ली Fully स्टैगर्ड वाला। staggered. इनमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पर फुल्ली स्टेगर्ड रहेगा। इनमें सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी पर फुल्ली स्टेगर्ड रहेगा। उसके बाद हायर एनर्जी पर कौन रहेगा? उसके बाद हायर एनर्जी पर कौन रहेगा? सर पार्शियली एक्लिप्स्ड। उसके बाद रहेगा पार्शियली इक्लिप्स्ड। नहीं, इक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड में
चलो पहले ऐसा बना देता हूं, इथेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस डायग्राम ये रहेगा, यहां पर ये 1 रहेगा, उसके बाद यहां पर रहेगा 2, यहां रहेगा 3, यहां रहेगा 4, यहां रहेगा 5 और यहां रहेगा 6, फिर यह 1 फिर से आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे स्टेबल है, ये इक्लिप्स है तो ज्यादा एनर्जी वाला होगा, स्टेगर्ड उससे कम एनर्जी वाला होगा, मगर वो जो स्टेगर्ड कम एनर्जी वाला होगा वो इससे ज्यादा एनर्जी वाला होगा, और ये फुल्ली इक्लिप्स है, ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो दिस कंप्लीट एनर्जी बैरियर, रोटेशनल एनर्जी बैरियर ये होगा, ये 18.4 किलो जूल पर मोल होता है। इसके पहले मैंने इथेन में जो 12.8 किलो कैलोरी पर मोल बनाया था उसको किलो जूल पर मोल कर लीजिए। 12.8 किलो जूल पर मोल, यूनिट किलो कैलोरी बताई थी, उसको किलो जूल कर लेंगे। ये 14.6 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये डिफरेंस तो खैर आ जाएगा, 18.4 है, 14.6 है, तो बाकी का डिफरेंस ये आ जाएगा, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो 3.8, और ये डिफरेंस रहेगा 3.8 के आसपास ही, 3.76। मेन एनर्जी ये वाली याद रखने की है। तो ब्यूटेन का रोटेशनल एनर्जी बैरियर इथेन से ज्यादा होता है। इथेन में इस सीसी बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कराना इजी है, क्योंकि यहां पर केवल H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे, बट ब्यूटेन में क्या हुआ है, यहां पर ये CH3 ग्रुप आ गया है, यहां एक CH3 ग्रुप आ गया जो कि बल्कियर ग्रुप है, तो ये इस रोटेशन को थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। कोई डाउट है इसमें किसी को? सॉरी। तो ये ब्यूटेन का कंफर्मेशनल एनालिसिस है, सीसी बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होने से क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती थी। नाउ ये जो ब्यूटेन का फुल्ली स्टेगर्ड कंफर्मेशन है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना हुआ है कि सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बना हुआ है मॉलिक्यूल का? सर न्यूमैन। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बना सर ये हुआ है। सर ये फोर्थ फिगर को आपने सर फुली इक्लिप्स कैसे बता दिया सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? ये बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप को इक्लिप्स कर रहा है, तो वो फुल्ली इक्लिप्स कहलाएगा। यहां पर बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप को इक्लिप्स कर रहा है, दो बड़े बड़े ग्रुप इक्लिप्स करें तो वो फुल्ली इक्लिप्स कहलाएगा। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बने हुए हैं, इनके सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए, इस वाले पहले स्ट्रक्चर का सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए, यूज योर इमेजिनेशन।
तो ये पहले वाले स्ट्रक्चर का सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है। कितने लोगों ने सही बनाया? कुछ लोगों ने नहीं बनाया, काफी लोगों ने बना लिया था। तो कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? सर हम बाकी के दोनों CH2 को नहीं बनाएंगे उस प्लेन पर। ये बने ना CH2, ये CH2 है ना वो वाला, यस सर। ये C है, ये CH2 है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब पहले वाला जो फुल्ली स्टेगर्ड है उसमें पीछे वाले कार्बन को रोक के सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाकर दूसरा वाला लाए हैं। तो या तो इसको देखकर इसका सॉहॉर्स बना लीजिए, या फिर इसको मत देखिए, इसमें पीछे वाले कार्बन को रोक के सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो इससे इसका अगले वाला सॉहॉर्स आ जाएगा। जो करना है करिए, बनाइए इसको। सेकंड वाले का सॉहॉर्स अपनी कॉपी में बनाइए। चूंकि पीछे वाला कार्बन रोका हुआ था तो मैंने उसको एज इट इज बना लिया पहले जैसा ही। सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये CH3 यहां जाएगा, ये H यहां चला जाएगा, ये H यहां जाएगा। फिर तीसरा वाला स्ट्रक्चर, पीछे वाले कार्बन को रोका हुआ है, सामने वाले कार्बन को फिर से 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ये H यहां आएगा, वो CH3 यहां आ जाएगा। तो ये थर्ड वाले स्ट्रक्चर के करस्पॉन्डिंग फिगर बना है। फिर से पीछे वाले कार्बन को रोका हुआ है, सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज फर्दर घुमा दिया, तो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर आ गया। फिर पीछे वाले कार्बन को रोका हुआ है, सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा दिया, एंड देन लास्ट इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये पहले वाला सिन पेरीप्लेनर है कि एंटी पेरीप्लेनर है? सर एंटी। ये एंटी पेरीप्लेनर है। ये वाला सिन पेरीप्लेनर है कि एंटी पेरीप्लेनर है? सर सिन। फिर तीसरा वाला सिन पेरीप्लेनर है कि एंटी पेरीप्लेनर है? सर एंटी। अब ये दोनों ही एंटी है, पहला वाला और तीसरा वाला दोनों ही एंटी पेरीप्लेनर है, लेकिन ये पूरी तरह से एंटी है, ये पूरी तरह से एंटी नहीं है। तो इसको कहते हैं एंटी, इसको कहते हैं एंटीक्लाइनल। ऐसे ही एक और एंटीक्लाइनल कौन सा है? यहां CH3 दोनों पूरी तरह से प्लेन के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, तो ये एंटी है। वो दोनों CH3 प्लेन के एक ही तरफ है,
हालांकि वो पूरा स्ट्रक्चर एंटी पेरिप्लेनर है, बट CH3 प्लेन के सेम साइड निकले हुए हैं। ये दोनों प्लेन के ऊपर है कि नीचे है दोनों CH3? तो प्लेन के नीचे है। ये दोनों CH3 प्लेन के नीचे है। ऐसे ही एक और एंटीक्लाइनल कौन सा है? सर फिफ्थ वाला। ये वाला एंटीक्लाइनल है। फिर ऐसे ही ये वाला सिन है, दोनों CH3 सेम साइड पे निकले हुए हैं, प्लस दोनों Y एक जैसे हैं। दिस इज कॉल्ड सिन। दिस इज आल्सो सिन, बट इट इज कॉल्ड synclinal, and this is also called synclinal. तो जहां न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में नॉमेनक्लेचर चलता है स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड, सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में नॉमेनक्लेचर चलता है सिन और एंटी, या सिनक्लाइनल एंटीक्लाइनल। कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में अगर मुझे इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस CH3 की पोजीशन और इस CH3 की पोजीशन बतानी हो, तो मेरे पास एक तरीका है। ये एक प्लेन है, मतलब ये एक प्लेन है जिस प्लेन के दोनों CH3 नीचे निकले हैं। तो मैं इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐसा मानता हूं, ऐसा एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर प्लेन है जो कि इस CH3 को कंटेन कर रहा है। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये एक परपेंडिकुलर प्लेन जो इस CH3 को कंटेन कर रहा है। तो ये CH3 कहां पर है? परपेंडिकुलर प्लेन पे। वो इसी प्लेन में है या अलग प्लेन में है? सर इसी प्लेन में। ये सर वाला- अलग प्लेन में है। ये वाला CH3 इसी प्लेन इसी के प्लेन में है कि अलग प्लेन में है? सर अलग प्लेन में है। अलग कहां से है? कंडीशन ऐसी है, ये CC बॉन्ड है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3, ये CC बॉन्ड है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है। तो इस प्लेन में ये CH3, तो ये भी तो उसी प्लेन में हुआ, दोनों तो एक ही जगह पर है, आमने सामने और इक्लिप्स कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ये एक प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है जिसमें ये CH3 और ये CH3 भी है। मगर मैं मान लेता हूं कि वो CH3 एक दूसरे प्लेन में है, मतलब द प्लेन कंटेनिंग दिस CH3 एंड द प्लेन कंटेनिंग दिस CH3 आर टू डिफरेंट प्लेन्स। जबकि वो एक ही प्लेन है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि वो दो डिफरेंट प्लेन है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। Perpendicular to this plane there are two planes containing the two CH3s, but those two planes are at 0 degree angle, means they are the same plane but they are two different plane मान के चल रहे हैं हम। अभी ऐसा मैंने मान लिया। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस पीछे वाले CH3 को उसी प्लेन में रहने देता हूं और सामने वाला प्लेन कितने डिग्री से घूम जाएगा जिससे उसका CH3 यहां आ जाएगा? ये जो CH3 है इस प्लेन में आ गया, तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 60। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा? सर 109। 60 डिग्री। 60। दो प्लेन थे दोनों 0 डिग्री पे थे, पीछे वाला प्लेन वहीं रहा, सामने वाला प्लेन ऐसा घूम गया और यहां आ गया, CH3 इस प्लेन में है। तो पीछे वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में इसका प्लेन का एंगल 60 डिग्री है। तो ये दो प्लेन के बीच का एंगल डायहेड्रल एंगल कहलाता है।
डायहेड्रल एंगल किसको कहते हैं? दो प्लेन के बीच के एंगल को। जैसा कि सपोज आपके पास में एक बुक है, आपने उस बुक को आपके पास में एक बुक है और आपने उस बुक को ओपन करके रखा है, तो बुक के दो पन्नों के बीच का एंगल डायहेड्रल एंगल कहलाएगा। सपोज आपका एक ग्रुप बुक के एक पन्ने पर है और दूसरा ग्रुप बुक के दूसरे पन्ने पर है, तो वो दोनों की रिलेटिव पोजीशन बताने का एक तरीका है कि उनके बीच का प्लेन का बीच का एंगल बता दो। तो यहां दोनों CH3 के बीच का डायहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। फिर यहां इस CH3 से डायहेड्रल एंगल कितना है? 120। 120 डिग्री। मतलब समझ रहे हैं आप? इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एक प्लेन था, एक और प्लेन था, दोनों के बीच का एंगल 0 था। अब एक प्लेन 60 पे आया, फिर वो प्लेन 120 पे आया, फिर वो प्लेन 180 पे आया, तो यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना होगा? 180। जबकि आप बोलोगे कि ये दोनों CH3 तो सेम प्लेन में है। तो वैसे तो यहां भी हम कितना बोल सकते हैं इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल? 0 0। लेकिन कन्वेंशन ये है कि 0 तब मानेंगे जब वो इक्लिप्स कर रहे होंगे। तो फिर ये कितने डिग्री पर है? 180। 180। 180 पर। समझे आप डायहेड्रल एंगल क्या होता है? एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, इक्लिप्स कंडीशन में है, तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये प्लेन और घूमा और यहां आ गया, तो यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना है? यहां पर डायहेड्रल एंगल कितना लेंगे? 240। 240 डिग्री। नहीं, 240 डिग्री वैसे हो सकता था क्योंकि यहां हमने माना था 0, 60, 120, 180, तो इधर जाएगा तो 240 इधर से। लेकिन इधर से 240 है तो इधर से कितना है? 120। इधर से 120 है। मतलब जो प्लेन ऐसा होके यूं आया, वो ऐसा होके यूं भी तो हो सकता था। तो इसको हम फिर से कितना बोलेंगे? 240 बोलने के बजाय इसको इधर से बोल देंगे 120। वैसे ही ये कितना है? 300 या 60? 60 डिग्री। ये इसके रिस्पेक्ट में 60 माना जाएगा और फिर ये वापस 0 है। तो कन्फर्मेशन बताने के लिए ये डायहेड्रल एंगल यूज किया जाता है। तो ये 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे है, ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर है, ये 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे है, ये 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर है, ये 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर है, ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर है। सर गलती से हो गया। इनमें से कौन सा कंफर्मेशन 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर है? फिफ्थ और थर्ड। सर पार्शियली स्टैगर्ड वाला। ये वाला थर्ड वाला पार्शियली स्टेगर्ड, ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पर है। 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल जिनमें होता है they are called Gauche form और skew form। 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल वाले फॉर्म गॉचे या स्क्यू फॉर्म कहलाते हैं। मतलब ये गॉचे फॉर्म है,
ये वाला गॉचे फॉर्म है। तो गॉचे फॉर्म फुल्ली स्टेगर्ड रहते हैं या पार्शियली स्टेगर्ड रहते हैं? partially staggered. पार्शियल ये पार्शियली स्टेगर्ड होते हैं क्योंकि ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल रखते हैं, जबकि फुल्ली स्टेगर्ड में 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल होता है। तो इसलिए ब्यूटेन का जो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस हमने किया था, उसमें ये 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे था, तो ये 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे था, ये 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे था, ये 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे था, फिर ये दूसरे साइड से 60 डिग्री डायहेड्रल पे था, ये 120 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे था, ये 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे था। ब्यूटेन के जो मैंने 6 फॉर्म्स लिखवाए थे, चाहो तो उसी डायग्राम में ये एंगल लिख लो। अब आपको डायहेड्रल एंगल समझ में आ गया होगा। सर हम्म सर मुझे ये डाउट था कि स्टैगर्ड फॉर्म हमेशा एक्लिप्स फॉर्म से ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ, स्टेगर्ड फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म से ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म में ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस बड़ी रहती है। आपको क्यों लग रहा है कि इक्लिप्स फॉर्म स्टेबल होना चाहिए? अगर भली पार्शियली इक्लिप्स्ड है, मगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो रिपेल करेगा ना। यही अगर स्टेगर्ड होता, पार्शियली स्टेगर्ड होता भले, तो इस CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस H से दूर रहता, फिर भले यहां CH3 होता। सर इस केस में नहीं, कोई मतलब कभी हमेशा की बात। नहीं, हमेशा नहीं कह सकते। मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सपोज आपके पास में एक मॉलिक्यूल है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये उसका स्टेगर्ड फॉर्म है और ये उसका इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तब जबकि OH OH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सर एक्लिप्स वाला। इक्लिप्स्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो इट इज नॉट ऑलवेज कि स्टेगर्ड स्टेबल रहता है, समटाइम्स इक्लिप्स कैन आल्सो बी स्टेबल। तो आपको ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में देखते आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हम किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को 3 डायमेंशन में इमेजिन कर पाएंगे और हम उस रिएक्शन के प्रॉपर प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सपोज आपके पास में एक मॉलिक्यूल है। देखिए कंफर्मेशन पढ़ना क्यों जरूरी होता है। सपोज एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ये। अब इस मॉलिक्यूल में
ये ब्रोमीन निकल के जाता है और मीडियम से एक बेस आकर इस हाइड्रोजन को पुल करके ले जाता है। मतलब ये C2H5 क्या करता है, H+ को निकाल लेता है, उधर से ब्रोमीन चला जाता है। ब्रोमीन के जाने से इस कार्बन पे ऑर्बिटल खाली होगा, H+ के जाने से यहां पर एक भरा ऑर्बिटल आएगा। यहां ऑर्बिटल खाली आया है, यहां भरा आया है, यहां का भरा और यहां का खाली ऑर्बिटल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से इस मॉलिक्यूल में एक एलिमिनेशन रिएक्शन होकर, अच्छा जब ये ब्रोमीन इधर जाएगा, यहां से ब्रोमीन गया तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके sp2 होगा और इसके जो दो ग्रुप हैं प्लेन के ऊपर वो इस प्लेन के कोने पे आ जाएंगे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्लेनर होता है। तो C2H5 इस कॉर्नर पर और CH3 इस कॉर्नर पर लैंड कर जाएगा और CH3 इधर और C2H5 इधर। मगर ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ये मॉलिक्यूल में ब्रोमीन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये जो Negative. C2H5 आ रहा है, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और जो C2H5 आ रहा है इसके पास भी नेगेटिव है। तो इस ब्रोमीन का नेगेटिव इस C2H5 के नेगेटिव से रिपल्शन होगा और इस C2H5 की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो इस H को पुल नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? सर नहीं हो पाएगी। हो पाएगी, क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन कन्फर्मेशन के थ्रू घूम सकता है। अब सपोज ये मॉलिक्यूल किसी समय इस कन्फर्मेशन में था और इससे कोलाइड कर गया, रिएक्शन नहीं हुई, नॉन इफेक्टिव कोलिजन हुआ, चले गए वापस। मगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल में पीछे वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में सामने वाला कार्बन घूम गया, और घूम सकता है, और ये अपने इस कन्फर्मेशन में आ गया कि एज कंपेयर टू दैट हाइड्रोजन, अच्छा ये इधर चला गया तो C2H5 यहां जाएगा और CH3 यहां जाएगा, तो C2H5 यहां आएगा और CH3 यहां आएगा। अब यहां पर जब बेस आकर इस H को निकालेगा तो Br प्लेन के नीचे से जा रहा है और बेस को प्लेन के ऊपर से आना है, देयर विल बी नो रिपल्शन। तो ये कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा, और जब ये ब्रोमीन जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, यहां बॉन्ड डबल बनेगा, तो ये दोनों CH3 इधर आएगा, C2H5 इधर आएगा, और वो जो प्लेन के नीचे C2H5 जो यहां कोने पर आएगा, तो C2H5 इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, ये एल्कीन बनेगी। ये वाली इस रिएक्शन में नहीं बनेगी। मतलब इस मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए कौन से कन्फर्मेशन में रहना जरूरी है? सिन पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन में रहना जरूरी है या एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन में रहना जरूरी है? एंटी ये मॉलिक्यूल को अपने एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन में रहना जरूरी होता है, तब जाके ये रिएक्शन करता है। तो अगर आपको इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट पता करना था तो आपको ये कन्फर्मेशन पता होने चाहिए थे। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला ठीक से आने चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ 3-dimensional molecules, but you are reading on a 2-dimensional board or a 2-dimensional book or a 2-dimensional copy। इसलिए आपको ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले समझ में आने चाहिए।
इस मॉलिक्यूल का सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए और उसको सिन पेरीप्लेनर में कन्वर्ट कीजिए। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा है, इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए और उसको सिन पेरीप्लेनर में कन्वर्ट कीजिए। डायरेक्ट सॉहर्स इससे बन जाएगा, लेकिन जब आप इससे डायरेक्ट सॉहर्स बनाएंगे तो वो एंटी पेरीप्लेनर बनेगा। अब उसमें सिन पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन में बनाने के लिए पीछे वाला कार्बन एज इट इज रखता हूं, सामने वाले कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता हूं तो Br यहां आ जाएगा, NH2 यहां रहेगा, H यहां रहेगा, तो ये HF को इक्लिप्स करेगा, ये NH2 CH3 को इक्लिप्स करेगा, ये Br OH को इक्लिप्स करेगा। किसी को डाउट है? लेकिन मान लीजिए मैंने ऐसा बोला होता कि इस मॉलिक्यूल का सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाइए और उसको सिन पेरीप्लेनर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट कीजिए जिसमें Br F को इक्लिप्स कर रहा हो, इस मॉलिक्यूल का सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है जिसमें Br F को इक्लिप्स कर रहा हो। तो पहले जब हम इसका इक्लिप्स कन्फर्मेशन बनाएंगे तो Br F को इक्लिप्स करें, तो या तो मैं अलग अलग काम करूं, सपोज सामने वाले कार्बन को रोक के पीछे वाला कार्बन रोटेट किया गया और F को यहां ले आया गया, तो F जब घूम के यहां आएगा तो यहां पे कौन आएगा? CH3 यहां पर CH3 आएगा, OH यहां आएगा, पीछे वाला कार्बन घूम के F यहां आ गया, तब तक सामने वाला कार्बन रोका हुआ था। अब उसका Br घुमा के मैं यहां ले आऊं, अब पीछे वाला कार्बन रुका हुआ है, मैंने ये मान लिया, और अगर Br घूम के यहां आया तो यहां कौन आएगा? NH2 तो यहां पर रहेगा H। एक बार सामने वाले कार्बन को रोक के पीछे वाला कार्बन घुमा लिया, फिर पीछे वाले को रोक के सामने वाले को घुमा लिया। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है?
ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है? तो सेम है सर सेम है, बस उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। सर डिफरेंट है क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सर अलग अलग ग्रुप सब एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं। इससे कुछ थोड़ी होता है। कन्फर्मेशन होने से मॉलिक्यूल बदल नहीं जाता है, वैसे ये डिफरेंट है क्योंकि सामने वाला कार्बन तो वही है, ये Br यहां चला गया तो ये H यहां आ जाता और NH2 यहां आ जाता, ये Br यहां चला गया तो NH2 यहां के H इधर आ जाता। तो सामने वाले कार्बन के लिए तो ये सेम है, बट पीछे में F वहीं रहा और ये दोनों अपनी प्लेस चेंज कर लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना बॉन्ड तोड़े। अगर कार्बन घूमता, अच्छा सपोज मैंने इसको ऐसा कर दिया होता, अगर ये फ्लोरीन घूम के यहां आता तो OH घूम के यहां आ जाता और CH3 यहां चला जाता। अब ये दोनों सेम है। These two molecules appears to be different, लेकिन ये तो सेम है। पीछे वाला कार्बन इधर घूम गया है, सामने वाला कार्बन इधर घूम गया है और ये आ गया। मतलब हमें CC बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करके देख लेना चाहिए कि वो वैसे ही सेम पोजीशन पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ये सेम है। सर पर अगर दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे तो उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी? मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन सारे कन्फर्मर एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए वो अलग मॉलिक्यूल नहीं कहलाते हैं। उनकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, लेकिन वो चूंकि एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अलग मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। एक से दूसरा अपने आप बन ही जाएगा। अगर वो अलग किए जा सकते, आइसोलेट किए जा सकते और एक दूसरे में नहीं बदलते, तो हम कहते हैं कि वो अलग है और वो एक दूसरे के आइसोमर है। मैंने पहले कहा था कि अगर हम उनको अलग नहीं कर सकें तो वो कन्फर्मर सेम मॉलिक्यूल है, और अगर हम उनको अलग कर सकते हैं तो वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लिए CC बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होना चाहिए या हिंडर्ड होना चाहिए? फ्री। फ्री। अरे फ्री होगा, रोटेशन फ्री होगा तो आप उनको अलग ही नहीं कर सकते। रोटेशन हिंडर्ड होगा तो आप उनको अलग कर सकते हो। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जनरली फ्री रहता है। तो हमने देखा कि अगर CC बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री रहता है तो क्या होता है। नेक्स्ट वन इज इफ द रोटेशन अबाउट बॉन्ड इज हिंडर्ड। अगर बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हिंडर्ड होता है तब क्या होता है? अगर बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हिंडर्ड होता है तब क्या होता है? CC बॉन्ड अगर सिंगल है तो रोटेशन जनरली फ्री रहता है, अनटिल अनलेस की बहुत ही बल्कियर ग्रुप लग जाए। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है कहीं पर, तो एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन अब रोटेट नहीं कर पाएगा। एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन रोटेट नहीं कर पाएगा। सपोज आपके पास में एक एल्कीन मॉलिक्यूल है C2H2Cl2, ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन है C2H2Cl2। अब ये मॉलिक्यूल एज अ होल पूरा घूम सकता है, ये एज अ होल पूरा मॉलिक्यूल घूम सकता है ऐसा, लेकिन एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन नहीं घूम सकता है। ऐसा क्यों? अगर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में
दूसरा कार्बन घूम जाता तो ये स्ट्रक्चर आ जाता। ये स्ट्रक्चर कब आ सकता है? जब एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन घूम जाता। जबकि अगर ये मॉलिक्यूल पूरा घूम जाता तो ये बनता कि यही रहता? पहले ही वाला रहता सर। यही रहता, बस वो ऐसा दिखता। ऐसा दिखता तो वही मॉलिक्यूल रहता। लेकिन अगर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन घूम जाता तो वो ऐसा हो जाता। बट एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड होने पे नहीं घूमता है। क्यों? क्योंकि सर उनके जो पीपी ऑर्बिटल हैं हम्म, वो दूसरे ओरिएंटेशन में आ जाएंगे तो वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। नहीं कर पाएगा। अगर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन मान लीजिए घूमना चाहता है तो चूंकि एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहता है और दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और दो ऑर्बिटल अगर ऐसे ओवरलैप करते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा घूम सकता है। लेकिन ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं और यहां पर इनके p ऑर्बिटल ओवरलैप किए हुए हैं। अगर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन घूमेगा तो जब घूम के वो परपेंडिकुलर आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इस बॉन्ड का टूटना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटेगा। दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप है और उनके कारण दो ऐसे ओवरलैप है। तो जब एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा घूमेगा तो ये बॉन्ड की ओवरलैपिंग हट जाएगी। कौन से वाले की? मतलब एक कार्बन के तो रिस्पेक्ट में दूसरा कार्बन जब घूमेगा तो कौन से बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा? पाई बॉन्ड। सपाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। मतलब इस मॉलिक्यूल का जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो पाई बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। पाई बॉन्ड वीक रहते हैं मगर जितने भी वीक नहीं रहते हैं कि आसानी से टूट जाएं, अपने आप टूट जाएं। हेंस रोटेशनल एनर्जी बैरियर इज वेरी हाई, द एनर्जी ऑफ दैट पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई ये रोटेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जहां फ्री रोटेशन हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने पर हिंडर्ड रोटेशन रहता है because the rotational energy barrier is the energy of that pi bond. तो we can say that कि ये मॉलिक्यूल अपने आप इसमें बदल नहीं पाएगा। और अगर ये मॉलिक्यूल अपने आप इसमें नहीं बदल सकता तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है? डिफरेंट। और इनको हम अलग अलग आइसोलेट कर सकते हैं। ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। इसका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा जबकि इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा। तो ये दोनों आइसोमर कहलाएंगे एक दूसरे के। एंड दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जब मॉलिक्यूल में सीसी बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है तो उसमें कन्फर्मेशन आता है। लेकिन जब सीसी बॉन्ड के अबाउट हिंडर्ड रोटेशन होता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? हिंडर्ड रोटेशन होना चाहिए। तो जहां एल्केन्स में कन्फर्मेशन मिलेगा, एल्कीन्स में आपको हिंडर्ड रोटेशन मिले, एल्कीन्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। मगर क्या सारी एल्कीन्स में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा?
नो सर। क्यों? सर अगर सेम एटम्स कार्बन से अटैच हों, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दो ग्रुप एक जैसे होते, सपोज आपके पास में मॉलिक्यूल होता, अब अगर हम इसमें एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन को घुमा भी देते हैं तो कुछ नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये वही रहेगा। तो न केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल में होने के लिए मॉलिक्यूल में हिंडर्ड रोटेशन होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बोथ द कार्बन, दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। इस कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। एल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? उनमें हिंडर्ड रोटेशन होता है। एल्काइंस में हिंडर्ड रोटेशन होगा कि नहीं होगा? एल्काइंस में हिंडर्ड रोटेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? मतलब हिंडर्ड रोटेशन रहेगा, रोटेशन नहीं होगा। एल्काइंस में तो पूरी तरह से रोटेशन हिंडर्ड रहेगा, क्योंकि जब एक कार्बन के रिस्पेक्ट में दूसरा घूमेगा तो न केवल इस प्लेन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बल्कि इस प्लेन का पाई बॉन्ड को भी ब्रेक होना पड़ेगा। मतलब इसका रोटेशन एनर्जी बैरियर तो 2 पाई बॉन्ड की एनर्जी है, तो यहां तो पूरी तरह से रोटेशन हिंडर्ड होगा। तो एल्काइंस में रोटेशन हिंडर्ड रहता है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये नहीं घूम सकता, तो एल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिकॉज इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। तो एल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहां फ्री रोटेशन होता है। एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है क्योंकि वहां हिंडर्ड रोटेशन होता है। एल्काइंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है बिकॉज वहां हिंडर्ड रोटेशन तो होता है, मगर वहां सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्रुप्स ही नहीं लगे होते। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? एक तो मॉलिक्यूल में हिंडर्ड रोटेशन हो, दूसरा सफिशिएंट नंबर ऑफ ग्रुप्स लगे हो कार्बन पे, और वो ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी 2 ग्रुप लगे हैं, रोटेशन भी हिंडर्ड है। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होते तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता। कोई डाउट है इसमें किसी को? इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? सर होगा। 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 इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा। ब्यूट-1इन और ब्यूट-2इन, इसमें से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और किस में नहीं होगा? ब्यूट-1इन और ब्यूट-2इन। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, ये चेन मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अरे
में से किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ये दोनों एक दूसरे के तो पोजीशन आइसोमर, सेकंड वाले में होगा। तो सेकंड वाले में इस वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा सेकंड वाले में, बिकॉज इस कार्बन पर एक CH3 और एक H है, दूसरे कार्बन पर भी एक CH3 और एक H है, मगर इसमें इस कार्बन पे दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। ये ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, जिसके दो आइसोमर हो सकते हैं। ये दोनों ब्यूट 2 इन है, वो ब्यूट 1 इन है, एक ही स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, तो मैं गूगल शीट पर IUPAC नॉमेनक्लेचर का वीडियो अभी डाल दे रहा हूं, जिसमें रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए हैं, तो उससे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रॉपरली आ जाएगा। तो उस लेक्चर को आपको देखना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।